यहां पर एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आपको मैं फिर से 100 रुपए दूंगा जैसे लास्ट वीडियो में दिया था। ठीक है, जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 8th चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। अभी तक हमने इस चैप्टर में एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने अपने क्या दिए, एटॉमिक मॉडल दिए। जैसे थॉमसन का मॉडल सबसे पहले आया, डाल्टन ने सबसे पहले बता दिया था एटम वगैरह के बारे में, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दी थी, लेकिन सबसे पहला जो मॉडल आया था वो थॉमसन मॉडल आया था। फिर इसमें कुछ लिमिटेशन थी, करेक्शन हुई, किसने करी? रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। आगे रदरफोर्ड में भी क्या निकला? लिमिटेशन निकली, तो उसे करेक्ट किसने किया? बोर मॉडल ने। बोर मॉडल में भी लिमिटेशन थी, तो उसे करेक्ट किसने किया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज के टाइम पे अभी तक सही माना जा रहा है। ठीक है, आगे इस पे रिसर्च चल रही है, अगर आगे कुछ करेक्शन मिलेगी तो वो हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपने देखा कि एटॉमिक मॉडल में करेक्शंस आई, करेक्शन किस वजह से आई? नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने की वजह से। जैसे थॉमसन ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, ये थॉमसन ने बताया, लेकिन कहां होते हैं नहीं पता। तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी नया सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गया एटम के अंदर। डाल्टन के हिसाब से एटम जो था वो इनडिविजिबल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन है और एटम तो न्यूट्रल था, तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। अभी तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कैसे है। फिर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी कि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलने की वजह से एटॉमिक मॉडल में चेंजेस आए, या फिर ये कह सकते हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको दिख गए, मतलब उनकी क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई। अब ये न्यूट्रॉन का क्या खेल है, डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन की? देखो, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जो मास को तो कंट्रीब्यूट करता है, और इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ये जेम्स चैडविक ने बताया। इसी पार्टिकल को हमने क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन बोल दिया। अब जेम्स चैडविक ने ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी कैसे? उन्हें ये पता था कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन है और हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। भाई यही है ना, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास हाइड्रोजन से डबल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू एटम, या प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने पाया कि हीलियम का जो मास है वो 4 गुना निकल के आया है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक और टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। वो चार्ज को तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन मास को करते हैं, और उसका मास नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के बराबर। तो उन्होंने ये बोल दिया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। जो न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। आ गई बात समझ में? हाइड्रोजन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूं आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप सिंपल हाइड्रोजन समझो। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, बस, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। अब हेवियर एटम्स नीड मोर न्यूट्रॉन्स। अब आप देखोगे आप कि जो बड़े एटम्स है या जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटॉन्स है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे, लेकिन रिपेल हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या करता है? इस रिपल्सन फोर्स को रिड्यूस कर देता है,
उनके बीच में है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। यानी न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। दे हेल्प इन बाइंडिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स टुगेदर थ्रू न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है यानी प्रोटॉन्स है वो बाइंड रहते हैं, और न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी बाइंड रहता है। ठीक है, यानी कि इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो एग्जांपल, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। आयरन के पास 26 प्रोटॉन होते हैं लेकिन 30 न्यूट्रॉन होते हैं। तो डिफरेंस आ गया। जैसे जैसे जो एटम है वो हैवियर होता जाएगा, या जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो एटम बढ़ता जाएगा, हैवियर होता जाएगा, उसके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? इन वजह से, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन को भी ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, यूरेनियम का एग्जांपल देखो, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन। देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आया यूरेनियम में। इसलिए जितने ज्यादा हैवियर एटम उतना ही ज्यादा क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट रह गया आपका। एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स के मास है या जितने प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास, प्लस जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका मास, जब ऐड कर दोगे तब आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आपको मैं फिर से 100 रुपए दूंगा, जैसे लास्ट वीडियो में दिया था। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करना है और एक प्रूफ देना है कि आपने ही मैसेज किया। ठीक है, और 1-2 सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके बेस पे आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इन पैसों का खाना नहीं है, सारे पैसों को आपको कहीं यूजफुल चीजों में यूज करना है। जैसे आपने कॉपी ले ली, पेन ले लिया, या फिर अगर आपको किसी और चीज की नीड है वो ले लिया। ठीक है, मतलब यूजफुल चीजों में आपको यूज करना है। ठीक है, सवाल ये है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? भाई सारे एटम में है, तो हाइड्रोजन में क्यों नहीं है न्यूट्रॉन? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने यह देखा कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। इसी रीजन की वजह से न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही इजीली एंटर कराया जा सकता है। साइंटिस्ट ने इसी चीज का यूज करके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बनाया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, इनविजिबल एनर्जी को एमिट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की वजह से हुआ ये भी। यूरेनियम एटम को स्प्लिट भी न्यूट्रॉन की वजह से कराया जा सकता है। न्यूट्रॉन को पहले यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में एंटर कराया जाता है, फिर यूरेनियम एटम अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक होता है। अब जब यूरेनियम एटम ब्रेक होता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का साइंटिस्ट यूज करते हैं, या फिर ये कह लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में उस एनर्जी का यूज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रॉन ही जिम्मेदार है। मतलब न्यूट्रॉन की वजह से ही न्यूक्लियर पावर डेवलप हुआ, या न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप किसकी वजह से हुए, न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन नहीं होता तो ये सारी चीज पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो आज के टाइम पे ना 118 एलिमेंट डिस्कवर करे जा चुके हैं, तो 118 एलिमेंट के नाम बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, पेज भी ज्यादा कंज्यूम होंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट के सिंबल बना दिए, ताकि सिंबल का यूज करके हम समझ जाए कि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, वही जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। सबसे पहले तो ग्रीक फिलोसोफर और हमारे आचार्य कनद ने भी बता दिया था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जॉन डाल्टन ने दी थी। तो उसी जॉन डाल्टन ने क्या किया, जो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसके एलिमेंट के सिंबल्स रख दिए। और सिंबल किसके बेसिस पे रखे,
पिक्चर के बेस पे, जैसे किसी को ये सिंबल दे दिया, ऐसा पिक्चर का सिंबल दे दिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना नहीं है। तो ये बताया है कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के ऐसे पिक्टोरियल सिंबल्स रखे। फिर बर्जीलियस आया, बर्जीलियस ने ये बोला कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट के लैटिन नेम को यूज करते हैं और उसके नाम के लेटर्स को हम सिंबल बना देते हैं। फिर आया आयुपैक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने ये बोला सिंबल्स में है 1 और 2 लेटर्स, सिंबल या तो एक लेटर का होगा या 2 लेटर के होंगे। अगर एक लेटर का होगा तो एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर हम यूज कर लेंगे, वो भी कैपिटल में, और अगर 2 लेटर का होगा तो एलिमेंट के नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर हम यूज कर लेंगे, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉलर। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया कैपिटल में, एल्युमिनियम का A और L ले लिया, A कैपिटल L स्मॉलर, कोबाल्ट का C कैपिटल O स्मॉलर केस। अगर CO दोनों कैपिटल रख देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहां जोर दे रहा हूं कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, दूसरा स्मॉलर। समटाइम्स द सिंबल यूजेस द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर फ्रॉम द एलिमेंट नेम। कभी कभार उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट के साथ पहला लेटर तो वही रखेंगे जो एलिमेंट के नाम का स्टार्टिंग लेटर है, लेकिन दूसरा लेटर कौन सा रखेंगे, अनदर लेटर फ्रॉम द एलिमेंट नेम। जैसे क्लोरीन होता है CHLORINE, यहां क्या रखा Cl, आना तो CH चाहिए था लेकिन Cl रखा। ऐसे ही जिंक ZINC, लेकिन क्या रखा Zn, यानी कि पहला लेटर तो वही यूज किया जो एलिमेंट के नाम का स्टार्टिंग लेटर है, और जो दूसरा लेटर यूज किया वो एलिमेंट के बीच में से कहीं से लेटर उठा लिया, ठीक है। सम सिंबल्स कम फ्रॉम लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम्स। कुछ सिंबल्स को कहां से लिया गया, लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम से ले लिया गया। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये कहां से निकला Fe, लैटिन नेम होता है आयरन का फेरम। ये आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है, बस सिंबल याद रखना है। तो ये हो गया लैटिन नेम आयरन का, तो Fe ले लिया। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ये ग्रीक नेम से निकला है हाइड्राजाइरोस। क्या है, हाइड्राजाइरोस, हाइड्राजाइरोस से Hg ले लिया। टंगस्टन, इसका सिंबल है W। वॉल्फ्राम से टंगस्टन का क्या ले लिया, W सिंबल ले लिया, ठीक है। तो ऐसे क्या किया इन्होंने, सिंबल्स को रख दिया। ये कुछ एलिमेंट्स और सिंबल्स की लिस्ट है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन एलिमेंट है, और ये आपको बहुत ही बार आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा या आगे आने वाले चैप्टर में नए एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, उसके सिंबल साथ के साथ आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, क्यूप्रम से लिया है Cu, ठीक है। फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, ऑरम से लिया है AuRum से Au ले लिया, गोल्ड का सिंबल। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, फेरम से लिया है, बता दिया था। लेड का Pb, प्लम्बम से लिया है। मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, कैलियम से लिया है। सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, अर्जेंटम से लिया है। सोडियम का Na, नाइट्रियम से लिया है। सल्फर का S, ठीक है। तो आगे और भी जो एलिमेंट आएंगे उसके साथ साथ बता दिए जाएंगे, जैसे यूरेनियम का U होता है, ठीक है। अब आता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है एटॉमिक नंबर, और केमिकल बिहेवियर बताता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जब एटम न्यूट्रल हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है
वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह करता है, यानी दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो वो बॉन्ड किसकी वजह से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो प्रोटॉन के नंबर पता चल गए और इलेक्ट्रॉन के पता चल गए, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जब आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए एक एटम में, तो उसके हिसाब से आप बता दो कि एक एटम कैसे बॉन्ड बनाएगा। उसी हिसाब से आप केमिकल बिहेवियर बता सकते हो। आगे हम देखेंगे कि एटम कैसे बॉन्ड बनाता है या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लूज करता है, गेन करता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि एटॉमिक नंबर एक तो एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है और केमिकल बिहेवियर बताता है एलिमेंट का। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही बताता है आपको मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों को ऐड कर देंगे तब आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये बहुत ही एक्यूरेट है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पर मास नंबर बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर। अब पूरे एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल ऐसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे मास नंबर। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो गया, 1। हीलियम, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया 4, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसमें 2 होते हैं, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 हो गए। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 होते हैं उसमें न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गए 7। तो नीचे आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखना है, मास नंबर। कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो ऐसे लिखेंगे कार्बन को। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम को। एटम की अब डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, यानी सबसे छोटी यूनिट एलिमेंट की जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट के पास है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसे हम बोलेंगे एटम। क्या बोल दिया, देखो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो तो एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे स्मॉलेस्ट यूनिट तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, वही है स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल है, मतलब चार्ज नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो ये बता सके कि वो किसके एलिमेंट के पार्ट है, किस एलिमेंट के वे पार्ट है, वो नहीं बता सकते। जब आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब आप बोल सकते हो कि वो कौन से एलिमेंट का पार्ट है प्रोटॉन। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि प्रोटॉन से सब चीज बना है, तो ये तो पूरी तरीके से सच नहीं है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन से कुछ बना है या कौन सा एलिमेंट कितने प्रोटॉन से बना है। तो एटम की यहां डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट का एक वो छोटा सा हिस्सा या वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो एक एलिमेंट के पास है। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक क्या है, एलिमेंट है, उसका एक छोटा सा एटम, उसके पास वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो उस गोल्ड एलिमेंट के पास है, उसी को बोलेंगे हम एटम। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। कंपाउंड किसे बोलेंगे, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो।
आगे आप देखोगे कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, तो उससे बनता है कंपाउंड। यानी कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से या अलग अलग एटम से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। और वो बनता कैसे है? केमिकली कंबाइंड होता है या बॉन्ड बनाता है फिक्स्ड रेशियो में। जैसे H2O, यहां पे दो एटम है अलग अलग, है तो टोटल 3 एटम, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन दो एटम अलग अलग है और ये कैसे बंधे हुए हैं? केमिकली कंबाइंड है, तो ये क्या है? एक कंपाउंड है। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी कुछ कंपाउंड की तरह ही होती है कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे H2 एक ही टाइप के एटम से बना है तो एलिमेंट है। दो एटम हैं, अब वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। दो एटम हैं तो इसे हम बोल देंगे मॉलिक्यूल, कि ये H2 मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है। ये दो अलग अलग एटम से तो बना ही है, लेकिन इसमें टोटल एटम कितने हैं? 3, यानी कि ये भी मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड भी है। तो यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जब मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम होंगे तो वो एलिमेंट होगा और मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा। जब किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे सारी बात समझ में? अगर आपको कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया जो है पावरफुल है, आपको पता है इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है। न्यूक्लियर पावर किसने बोला था बनाने के लिए? होमी भाभा साइंटिस्ट थे, इंडिया के ही साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये पहले ही सोच रखा था कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि दूसरों देश से लड़े? नहीं, उस टाइम पे बड़ी बड़ी ताकत थी, मतलब बड़े बड़े देश थे, उनके पास न्यूक्लियर पावर था। होमी भाभा का यह कहना था कि इंडिया रह सकता है बिना न्यूक्लियर पावर के, लेकिन कब रहेगा? जब बाकी सारे देश जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर है वो उस पावर को त्यागे। यानी उनका सीधा सीधा यही कहना था कि जो बड़ी ताकत बन चुकी है, जो देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो अपनी दादागिरी ना दिखाए तो रह सकते हैं, और वो दादागिरी दिखाएंगे ये तो उन्हें पता था। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ चल रहा था, आपको पता है उसके बारे में, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा कि किसी के पास ज्यादा पावर है और किसी के पास कम? होमी भाभा ने ये प्लान कर रखा था कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी तो इस चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने जो न्यूक्लियर पावर बनाने की इंफ्रास्ट्रक्चर है या थीम है या ड्रीम है वो लॉन्च कर दिया था, मतलब बना दिया था कि इंडिया के पास भी क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही कहना था कि सारे देश बिना न्यूक्लियर पावर के रह सकते हैं, लेकिन सारे देश को यह ताकत छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, और ऐसा बड़े बड़े देश नहीं करना चाहते। तो इसलिए इंडिया के पास भी ये पावर होनी चाहिए। तो होमी भाभा साइंटिस्ट ने ड्रीम दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसे कंप्लीट किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन था, तभी इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आया, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।